जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों उससे पहले हम कुछ जरूरी बातें आपसे करते हैं। तो जुड़ चुका हूं मैं आपके लिए यहां पर दीपावली धमाका ऑफर में। तो एक बार आप सभी यहाँ पर सहायक अध्यापकों के लिए बहुत ही सुनहला अवसर हमारे YouTube टीम की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि पहले कभी भी नहीं दिया गया था। तो वो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम जुड़ने की वैलिडिटी दे रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है। यानी कहने का मतलब आज आप जुड़ते हैं, आपकी परीक्षा चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, वो कभी भी आपको फिर इसके बाद किसी भी प्रकार की फी की राशि आपको हमारे YouTube टीम को नहीं देनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दिया जा रहा है। और यह धमाका ऑफर जो है सिर्फ 100 कैंडिडेट के लिए लागू होता है। 100 कैंडिडेट पूरे हो जाने पर आपसे यह नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग जल्द करेंगे, जल्दबाजी करेंगे और यहाँ पर जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अन्य किसी भी चैनल पर आपको इतने सस्ते और इतने अच्छे एनसीईआरटी का नोट्स हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से है। और 101% सफलता दिलाने की गारंटी आपको हमारी टीम देती है। तो सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दीपावली का धमाका ऑफर दिया जा रहा है। तो आप जरूर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करें और 501 रुपए का यह कोर्स परचेज कर लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जा रही है। नहीं तो इसके लिए अभी वैलिडिटी जो है दिसंबर तक था, लेकिन इस कोर्स को यदि आप यहाँ 100 विनर को दिया जाएगा, ये 100 जो भी लेते हैं उसके बाद किसी को भी नहीं जोड़ा जाएगा और 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। और 100 वाले विजेता में आप जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़ पाते हैं, कौन कौन इस ऑफर का लाभ ले पाते हैं। तो 501 रुपए में आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। तो आप बहुत ही जल्द यहाँ पर जुड़ेंगे, जिससे कि आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ वीडियो सब कुछ दिया जा रहा है और 101% सफलता की गारंटी आपकी दी जा रही है। यहाँ पर लेकर के आपके बीच उपस्थित हो गए हैं। यहाँ पर आपका क्लास 6 के विज्ञान का, ठीक है, क्लास 6 के विज्ञान का पार्ट 5 का ये देखिए पार्ट 2 है। इसके पहले हमने आपको पार्ट 1 दिया जिसमें 30 प्रश्न थे। आज इसी का हम पार्ट 2 लेकर के आपके बीच उपस्थित है, जहां से एक प्रश्न आपका इस पार्ट 2 से अवश्य आपके एग्जाम में रहता है और रहेगा ही रहेगा। तो आप सारे प्रश्नों को यहाँ पर लास्ट तक देख लीजिएगा। और ये पार्ट 5 जो है आज समाप्त हो जाएगा और इसका फुल वीडियो भी एक हम आपको दे देंगे, जो एक ही में समाहित रहेगा। दोनों वीडियो को एक में कलेक्शन करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं पार्ट 2 में क्या क्या देखें। यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है, मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? गाय, भेड़, बकरी या ऊंट? कौन सा प्राणी मरुस्थल में रह सकता है? तो देखिए इसमें सारे चीज जो है आपको एक जो नाम दिया गया है ऊंट, ठीक है। तो हम लोग ऊंट जो है मरुस्थल में रह सकता है और ऊंट को मरुभूमि का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऊंट को यहाँ पर जो है रेगिस्तान में रहने के लिए बहुत ही अच्छा अनुकूलन मिला हुआ है, अनुकूलित है उसका शरीर, और वही जो है रेगिस्तान में रह सकता है। चलिए अगला प्रश्न आ ही गया। देखिए मरुस्थल का जहाज या रेगिस्तान का जहाज या बालू का जहाज किसको कहा जाता है? 5001 बार अब तक प्रश्न आ चुका है। और देखिए आपको लगेगा कि प्रश्न आता है, कहाँ से आया है बताइए? आपका छठा क्लास की किताब से आया है और आपको लगता है कि बहुत ऊंचा क्लास का है। कहीं का नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी का जो किताब देख लिए आपको बताते हैं 101% आपका सफलता सुनिश्चित है उस दिन। चाहे आप जेपीएससी दे रहे हो, चाहे जेएसएससी दे रहे हो, चाहे आकलन परीक्षा दे रहे हो, या झारखंड टेट देना हो, या सहायक आचार्य, तो इस तरह के सारे नोट्स आपको यहाँ हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आप यहाँ पर आकर के जुड़ सकते हैं और डेली क्लास करके आपको यहाँ पर जो है पेड क्लास करके आप क्लास सारा देख सकते हैं और नोट्स को भी ले सकते हैं। इसलिए यहाँ से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का सफिशिएंट बुक्स को जो आपका स्टेट में चल रहा है वही हम लेकर के आते हैं और सारे प्रश्न आपके यहाँ से कवर अप होते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट। अगला है ऊंट की विशेषता। देखिए ऊंट की विशेषता देख लीजिएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो कोई इसमें से, तो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखिए उसमें 4 से 5 ऑप्शन इसी तरह से बड़े बड़े रहते हैं। उसमें चूज करना रहता है कि कौन कौन ऑप्शन सही है। तो उसके लिए ये ऊंट की विशेषता जरूर देख लीजिएगा, ठीक है।
देखिए सबसे पहला ऊँट का जो विशेषता है, रेत पर चलने के लिए ऊँट के पैर लंबे और गद्देदार होते हैं, जिसके कारण रेत की गर्मी से उनका शरीर कम प्रभावित होता है। देखिए अगर पैर लंबा है तो क्या होगा कि इसका जो अवशोषण करेगा वो बहुत कम हो पाएगा, शरीर के ऊपरी हिस्से तक बहुत कम पहुंचेगा और शरीर गर्म नहीं होने के कारण क्या होगा, तो वह पानी की कमी को रोक पाएगा, पानी बचा पाएगा, जिसके कारण वह ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। तो इसका जो लंबा पैर है और गद्देदार पैर है ऊँट के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उसके लिए अनुकूलित है आपको रेत में रहने के लिए, अन्य ये सभी का नहीं होता है। अगला है देखिए ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है, याद रखिएगा, ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें वसा संचित रहता है। भोजन नहीं मिलने पर ऊँट उसका उपयोग करता है, यानी ऊँट को कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेली भोजन दें, कभी ऐसी परिस्थितियां आ गई तो ऊँट के पीठ पर जो कुबड़ रहता है उसमें वसा संचित रहता है और वो भोजन नहीं मिलने पर, अगर भोजन नहीं मिल पा रहा है तो उसका उपयोग, उस वसा का उपयोग करके वह कुछ दिनों तक है जिंदा रह सकता है। अगला है ऊँट बिना भोजन और पानी के 10 से 12 दिनों तक सामान्य रूप से रहता है। बहुत बार ये पूछा गया है कि ऊँट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक सामान्य रूप से रह सकता है, तो 10 से 12 दिनों तक सामान्य रूप से रह सकता है। आगे है जल की बचत के लिए ऊँट मूत्र का त्याग बहुत कम करता है, यह सूखे मल का त्याग करता है और इसको पसीना भी कम आता है। देखिए ऊँट का एक अनुकूलन है, क्या है कि ऊँट है जो जल बचत करने के लिए यह मूत्र का बहुत कम त्याग करता है, ठीक है, और यह सूखे मल का, इसका जो मल होता है जो शौच करता है वो सूखा होता है और इसको पसीना नहीं आता। तो देखिए जिसको पसीना आता है वो पानी की खपत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, उसका मल में अगर अगर क्या लिक्विड आ रहा है, सूखा नहीं है, तो वहाँ से भी पानी निकल रहा है, ठीक है, और मूत्र ज़्यादा करता है तो वो भी शरीर की पानी की कमी करता है, ठीक ना। तो ये सभी ऊँट में विशेषता है कि ये सब बहुत कम करता है, जिसके कारण उसमें पानी संचित रहता है और बहुत दिनों तक नहीं मिलने पर भी वह पानी के बिना रह सकता है, ठीक है। देखिए आगे दिया हुआ है ऊँट की आँखों की पलकें, ऊँट की आँखों की पलकें लंबी होती है और नासा द्वार मांसल होता है, जिसके कारण बालू को आँख और नाक के अंदर जाने से रोका जा सकता है। जैसे ऊँट, हम लोग बालू में चलेंगे तो कभी तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, आप तुरंत आँख में पड़ेगा, आपका नाक से घुस जाएगा और आप वहीं पर परेशान हो जाइएगा और नहीं चल पाइएगा। लेकिन ऊँट में एक विशेषता है कि इसके आँखों की पलकें लंबी होती है, जिसके कारण कभी अगर हवा भी बहे तो उसके आँख में जो है बालू नहीं जाता है और जो सांस लेने वाले जो नाक के द्वार है, नासा द्वार, वो मांसल होता है, जिसके कारण वो नाक के अंदर भी जाने से रोकता है। तो ये देखिए ऊँट की बहुत बड़ी विशेषता थी और ये सीटेट में बहुत ज़्यादा आता है और आपका जेटेट में भी आया हुआ प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्नों विज्ञान को आप देख लीजिएगा और जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो 501 रुपये का लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आज अवश्य जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो रही है, यहाँ पर समय पूरते जा रहा है। इसके बाद आपको 1000 रुपये में ये कोर्स परचेज करने पड़ेंगे। कैक्टस, खजूर तथा नागफेनी के पौधे अधिकांशतः कैसे क्षेत्र में उगाए जाते हैं? कैक्टस, खजूर तथा नागफेनी के पौधे कैसे क्षेत्र में अक्सर उगाए जाते हैं, आपको बताना है, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, जलीय क्षेत्र में या कोई नहीं। तो देखिए कैक्टस जो है, खजूर जो है, नागफेनी, ये कांटेदार आकार के जो भी पौधे होते हैं ना, ये क्या करते हैं, तो ये मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। मरुस्थल में ये बहुत ही अच्छे प्रकार से रहते हैं और वहाँ पर संबंध बना के रहते हैं, इसलिए कैक्टस, खजूर और नागफनी ज़्यादा करके आपको कहाँ मिलते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ही प्राप्त होता है, इसलिए यह मरुस्थलीय क्षेत्र बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब देख लीजिए कैक्टस के पौधे की विशेषता। आखिर मरुस्थल में कैक्टस रहता है तो इस पौधे को मरुस्थल में रहने के लिए क्या क्या कुछ मिला हुआ है। इनकी जड़ें मिट्टी के नीचे बहुत गहराई तक जाती है, ठीक है। पहला है कैक्टस के पौधे की विशेषता कि इनकी जड़ें मिट्टी के नीचे बहुत गहराई तक जाती है, जिसके कारण क्या होता है, तो ये पानी और नमी को अपने अंदर बनाए रखते हैं, ठीक है। अगला है इनका तना मोटा और मांसल होता है, जिसमें जल का संचयन हो सकता है। इनका तना क्या होता है, मोटा और मांसल होता है, ठीक है, मोटा और मांसल होता है, जिसके कारण इसमें जल का संचयन बना हुआ रहता है। तो इसी कारण से ये जो है बहुत दिनों तक जो है इनका क्या होता है, तो मोटा मांसल होने के कारण पानी इसमें संचित रहता है और ये मरते नहीं है, जिंदा रहते हैं और हरा भरा रहता है, ठीक है। अगला है तने की ऊपरी परत मोटी होती है और इस पर घने रोम होते हैं जो जल के वाष्पन को कम कर देते हैं। देखिए जब तना पर जो होता है क्या कि घने होते हैं और इसके ऊपर जो होते हैं रोम या कांटेदार जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो जल के वाष्पन, जो वाष्पन होता है उसको वो कम करने के लिए कांटेदार बनाए जाते हैं। तो ये जल के वाष्पन को भी क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अगला है
पत्तियां छोटी सल्क पत्रों या कांटों के रूप में होती है। ये जल के वाष्पन की दर को घटा देता है ताकि जल का क्षय कम से कम हो सके। पत्तियां की छोटी सल्क पत्र या कांटे होती है, ये कम कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं, शंकुआकार होते हैं, झाड़ीदार होते हैं या कोई नहीं। तो पर्वतीय क्षेत्र के जो वृक्ष होते हैं, पर्वत पर जो वृक्ष लगे होते हैं, वो किस आकार के होते हैं आपको बताना है। तो देखिए, पर्वतीय आकार के जो वृक्ष होते हैं वो शंकुआकार होते हैं। ठीक है, शंकुआकार होते हैं क्योंकि पर्वतों में जो होते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है। तो बर्फबारी होने के कारण ये पौधे जो है अगर लंबे चौड़े रहेंगे, विशाल रहेंगे, तो क्या होगा कि बर्फ उन पर जम जाएगा और वो पौधे नहीं दिखाई देंगे और उनकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये शंकुआकार होते हैं। शंकु के आकार के यानी देखिए सुई के आकार का होता है, जिसके कारण बर्फ उस पर गिरता भी है तो नीचे आ जाता है। ठीक ना, तो ये शंकु के आकार का पौधा होता है। आगे देखिएगा यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के जंतु की क्या विशेषता होती है? पर्वतीय क्षेत्र के जंतु की क्या विशेषता होती है? इनकी खाल या चमड़ी मोटी होती है, इनके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, याक जैसे जंतु पूरे बाल से ढके रहते हैं सभी। तो देखिए पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या होता है, आपको ठंडा पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। तो ठंडे से बचने के लिए इनके पास एक गुण होता है कि इनकी खाल जो होती है कैसी होती है, चमड़ी मोटी होती है। इनकी खाल की चमड़ी कैसी होती है, मोटी होती है। और इनके बाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण इनको किसी भी तरह के वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है। कितनी भी बर्फबारी हो पड़े तो ये इनके जो खाल हैं वो मोटे होते हैं, बाल जो है बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, जिससे पूरा शरीर उनका ढका हुआ रहता है। और याक को तो आप देखते ही हैं, पूरा कंबल जैसा उनका बाल होता है, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र में ये आराम से चल सकता है, रह सकता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मछली का श्वसन अंग कौन सा होता है? देखिए सभी प्राणी का श्वसन अंग होता है जिससे हम लोग श्वास लेते हैं। तो मछली का श्वसन अंग क्या होता है? नाक होता है, पूंछ होता है, गलफड़ा या गिल्स होता है या कोई नहीं। तो मछली का श्वसन अंग जो होता है वो गिल्स होता है, गलफड़ा होता है, जिसके कारण मछली जो है पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसी से ऑक्सीजन से लेकर के उनको पानी के बाहर निकलना नहीं पड़ता, पानी के अंदर ही आराम से रह लेते हैं, किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता है। इसलिए मछली का श्वसन अंग गलफड़ा गिल्स होता है और पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को आराम से ले सकते हैं, जिसके कारण इनको बाहर निकालने की मुंडी आवश्यकता नहीं होती है। ये पानी के अंदर ही आराम से पड़े हुए रहते हैं। तो गलफड़ा या गिल्स वाले जो प्राणी होते हैं वो पानी के अंदर रह सकते हैं, श्वास ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए पानी से बाहर अपने मुंह को नहीं निकालते हैं। अगला है देखिए मछली की विशेषता, जरूर देख लीजिएगा क्योंकि मछली की विशेषता यहाँ बार बार पूछा जा रहा है आपके सीटेट में, जेटेट में और सभी परीक्षा में। मछली की विशेषता, ऊंट की विशेषता, हाथी की विशेषता, इस सारी विशेषता को आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन आपके जो यहाँ पर अभी टेक्स्ट बुक है उसमें जो आया है हम उसको लेकर के आए हैं, बाकी सारी चीज़ें अलग से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए मछली की विशेषता क्या है? तो मछली के शरीर का आकार जो होता है वो धारा रेखीय होता है और जो इन्हें तैरने में सहायता करता है। देखिए जब आप मछली देते हैं, ठीक है, मछली जब हम बनाते हैं तो इस तरह से आप मछली को हम लोग बनाते हैं ना, तो इस तरह से जो मछली होता है तो देखते हैं इसमें इस तरह का आकार इनका धारा रेखीय होता है ना। तो ये क्या करता है, तो इन्हें तैरने में क्या होता है, मदद करता है। ठीक है, मछली का पूरा शरीर सल्क से ढका रहता है। देखिए ऊपर हम लोग कहते हैं इस तरह से ढका हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में देखिए कहते हैं चोइयाँ, कहते हैं ना कि चोइयाँ छोड़ा देना है। तो वह चीज़ है, मछली का पूरा शरीर उसी को कह रहा है कि सल्क से ढका हुआ रहता है, जो शरीर को जल प्रतिरोधी बना देता है, आगे की ओर बढ़ाने में काम करता है। ठीक है, अगला देखिएगा मछली के पंख चपटे होते हैं। मछली के जो पंख होते हैं साइड में देखिएगा जो लगे हुए इस तरह के पंख होते हैं, मछली के दोनों साइड होते हैं ना। तो ये क्या होते हैं, चपटे होते हैं, ये इस तरह से नहीं रहते हैं गोल, चपटे होते हैं। आखिर कारण क्या है? तो ये जल में अपने शरीर को संतुलन बनाए रखते हैं। ये क्या करते हैं, ये पंख जो होते हैं जल में अपने को संतुलन बनाए रखते हैं, जहाँ भी रहते हैं वो आगे पीछे चारों तरफ कर सकते हैं। ठीक है, अगला है श्वास मछली अपने श्वसन अंग, श्वास जो है मछली अपने श्वसन अंग गलफड़ा या गिल से लेती है और यह सीधे जल से ऑक्सीजन लेती है और जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त करती है, जिसके कारण इन्हें जो होता है सर अपना बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ कुछ जानवरों को देखिए सांस लेने के लिए जो होता है अपने सर को बाहर भी निकालना पड़ता है, क्योंकि उनका जो देखिए आपका जो श्वास लेने का होता है वो नासा द्वार पर होता है, नाक के द्वार पर होता है और उनको बाहर निकालना पड़ता है। समझ गए? अब देखिएगा यहाँ पर अगला देखते हैं, व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन अंग कहाँ होता है? देखिए व्हेल और डॉल्फिन की बात करें, इनका श्वसन अंग कहाँ होता है? गिल्स होता है,
सिर पर स्थित नासाद्वार होता है, पूंछ होता है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन अंग जो होता है यहाँ पर होता है आपका सिर पर स्थित नासाद्वार, नासाद्वार होता है, सिर पर होता है स्थित। इसके कारण ये देखिएगा, ये जो व्हेल या डॉल्फिन है आप देखिएगा तो पानी में रहले रहले एक बार बहुत ऊपरी छलांग लगाते हैं, ऊपर ऊपर की ओर अपना मुंह निकालते हैं, ऊपर की ओर अपना सर करते हैं, देखते होंगे व्हेल और डॉल्फिन दोनों को। कारण क्या है, तो वो ऑक्सीजन लेने के लिए करते हैं, एक समय तक फिर ऑक्सीजन लेते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं और घूमते रहते हैं, फिर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो अपना क्या करते हैं, सर को बाहर निकाल कर ऑक्सीजन लेते हैं, पूरा उछाल मारते हैं, आप देखते होंगे। तो यही कारण है कि वो ऑक्सीजन लेने के लिए जो है अपना सर को बाहर करते रहते हैं। ठीक है, तो व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन अंग कहाँ होता है, तो सिर पर स्थित नासाद्वार पर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जो नोट्स परचेज करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सोचने में लग रहा हो कि 501 रुपया नहीं दे, लेकिन ये 501 रुपया में आपको जो है लाइफ यहाँ पर बन रहा है, इसलिए हम तो आपको पूरी सलाह देंगे कि आपको ये पूरे नोट्स अवश्य देख लेने चाहिए, जिससे कि आपको चाहे आप जेटेड देना चाह रहे होंगे, चाहे सहायक आचार्य देना चाह रहे होंगे, चाहे आप पारा शिक्षक आकलन परीक्षा देना चाह रहे हैं, ऐसे नोट्स आपको, नहीं तो फिर किताब आपको देखने पड़ेंगे, किताब देख सकते हैं, नहीं तो आपको बना बनाया हुआ नोट्स आपको यहाँ से मिल जाता है और आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं होता है। ठीक है, तो अगला देखिएगा, ऑक्टोपस तथा स्क्विड समुद्र तल में रहते हैं, ये श्वास लेते हैं। ऑक्टोपस तथा स्क्विड जो है समुद्र तल में रहते हैं और ये श्वास लेते हैं किससे, नासाद्वार, गिल, पूंछ या क्लोम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑक्टोपस है या में जो होता है स्क्विड समुद्री मछली, वो क्या करते हैं, श्वास अपने जो है गिल, जिसको हम लोग इनमें क्लोम कहते हैं, ठीक है, उनसे लेते हैं। ठीक है, किससे लेते हैं, गिल या क्लोम से लेते हैं। अगला है मेढक कैसा जंतु है, मेढक कैसा जंतु है, 1001 बार आया प्रश्न है। ठीक है, कैसा जंतु है, जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी है, उभयचर प्राणी है या कोई नहीं है। ठीक है, तो देखिए मेढक जो है वो उभयचर प्राणी, उभयचर कहने का मेरा मतलब हो गया कि वो स्थल पर भी रहने लायक होता है और जल में भी रहने लायक होता है, तो जो दोनों जगह रह सकता है उसको हम लोग उभयचर की श्रेणी में डालते हैं, इसलिए मेढक जो है आपका उभयचर प्राणी है और 5001 बार आया है, इसलिए बहुत ही MBBI क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर रट्टा मार लीजिएगा एकदम। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है नोट्स वाले के लिए, यहाँ पर देखिए कि मेढक दोनों जैसे स्थल पर रह सकते हैं, इसलिए उभयचर प्राणी कहते हैं। मेढक का श्वसन अंग है नासा छिद्र, फेफड़ा, नासा छिद्र तथा फेफड़ा दोनों या कोई नहीं। तो देखिए एक बात आपको अभी समझ में आ रही होगी कि आखिर मेढक जो है पानी में भी रह ले रहा है, यानी जल में भी रह ले रहा है और स्थल पर भी रह ले रहा है, इसका एक रीजन होगा, जरूर रीजन होगा। ठीक है, उस रीजन का कारण है कि इसके जो होते हैं श्वसन अंग 2 होते हैं, इसके श्वसन अंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक देखिए फेफड़ा होता है, तो फेफड़ा के कारण वो क्या होता है, पानी में रह लेता है, फेफड़ा के कारण वो क्या होता है, पानी में भी रह सकता है, फेफड़े से जब वो श्वास लेगा। और दूसरा देखिए नासा छिद्र होता है, नाक के ऊपर छिद्र होता है, तो ये क्या करता है, तो यह जब आपको पानी से बाहर निकल जाएगा तो वहां श्वास लेने के लिए नासा छिद्र का प्रयोग करेगा। तो ये दोनों 2 छिद्र होने के कारण, यानी एक फेफड़ा होता है, एक नासा छिद्र होता है, इसके कारण जो है यहाँ पर इसको हम लोग उभयचर प्राणी में डालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए दोनों, यानी नासा छिद्र तथा फेफड़ा दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है मेढक का पिछला पैर कैसा होता है, झिल्ली युक्त होता है, छोटा होता है, टूटा हुआ होता है या कोई नहीं होता है। देखिए ये प्रश्न जो आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर जो हाई स्कूल का एग्जाम हुआ था ना, उसमें देखिए पूछा गया था बायोलॉजी के अंतर्गत आपको, तो देखिए कहाँ का प्रश्न था। ठीक है, तो कैसा होता है, तो झिल्ली युक्त, छोटा, टूटा हुआ है, कोई नहीं। तो मेढक का जो पिछला पैर होता है वो देखिएगा आपका झिल्ली युक्त, झिल्ली युक्त कहने का मतलब क्या, बत्तख का पेड़ देखे होंगे, ये जैसे ये है, तो इसमें देखिएगा इस तरह से एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ठीक है, ये सटे हुए होने के कारण क्या कर सकते हैं, ये तैर सकते हैं, ये छलांग लगा सकते हैं और यहाँ पर क्या है, पानी में खड़ा भी रह सकते हैं, ऊपर भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये झिल्ली युक्त होने का बहुत बड़ा फायदा होता है आपको ना। आगे देखिएगा, बत्तख कैसा जंतु है आपको बताना है। बत्तख को आप लोगों ने देखा होगा, बत्तख कैसा जंतु है, स्थलीय जंतु है, जलीय जंतु है, उभयचर प्राणी है, कोई नहीं। तो बत्तख को आपने देखा होगा पानी में भी रहते हैं और जल में भी बत्तख को आप देखे होंगे, इसलिए किसको क्या कहा जाता है, उभयचर प्राणी के नाम से जाना जाता
है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बत्तख का श्वसन अंग कौन है? बत्तख का श्वसन अंग कौन है? नासा छिद्र है, फेफड़ा है? नासा छिद्र और फेफड़ा दोनों या कोई नहीं। तो अभी ये हमने आपको मेढक वाला में बताया था कि जिस तरह से आपको देखिए यहाँ पर मेढक का श्वसन अंग 2 हो गया, एक गलफड़ा हो गया और एक आपका नसा छिद्र हो गया, जिसके कारण गलफड़ा के कारण पानी में और नसा छिद्र के कारण जमीन पर दोनों जगह रह जाता है। तो उसी तरह से बत्तख जब दोनों जगह रहता है तो इसके भी नसा छिद्र और फेफड़ा दोनों ही पाए जाते हैं। ये भी प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न है, आपको यहाँ पर जो है जो आपका पीआरटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको पूछे गए थे ये प्रश्न। ठीक है, देखिए सब प्रश्न आपको इधर ही से मिल रहे हैं, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर एनसीईआरटी लाए हैं कि जो आप देख करके यह महसूस कर सके कि क्या प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। तो आप एकदम यहाँ पर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे। सारे नोट्स और पीडीएफ आपको यहाँ पर डेली प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली आपकी क्लास ली जाती है और वहाँ पर जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।